हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त की हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 एडिटोरियल हैं। एक तो एडिटोरियल रिगार्डिंग द जम्मू कश्मीर का है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा 6 अगस्त 2019 में आर्टिकल 317 को स्किप किया गया था, हटाया गया था, उसके रिगार्डिंग है। तो वहीं से सीधा सा कि स्टेटहुड की डिमांड आ रही है, तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का जो सीन है वो कैसे चेंज हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स, नई चैलेंजेस आए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम उभरी हैं, वो सारी चीज़ इसमें देखेंगे। फिर कह रहा है नाटो एंटर द न्यू स्ट्रेटजिक इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाटो का जो न्यू इरा है कि आफ्टर द रूस एंड यूक्रेन वार नाटो का चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कहें कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। फिर कह रहा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर द 2 मंथ जिसे इवेल्युएट करता है, उसका क्या है कि जो पॉलिसी कट है, पॉलिसी कट का मतलब आरबीआई की जो भी बैंक रेट्स है, रिवर्स रेपो रेट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये सारी रेट है, उनमें आरबीआई कैसे चेंज करेगा या चेंज नहीं करेगा, उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहला आर्टिकल है कट हाइक होल्ड हाउ आरबीआई डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी। तो सीधे समझो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सा मतलब है, इसको बोलो मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का सीधा सा मतलब है आरबीआई की एक पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वो इस पॉलिसी के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा क्या करती है, जो उसकी रेट्स हैं, बैंक की रेट है, आरबीआई जो रेट है उनमें चेंजेस लाता है। और उनमें जो चेंजेस लाता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कौन लाता है। इसको मैंने बोला कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो चेंजेस लाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है वो हम समझेंगे, जिसका हेड कौन होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड होता है, 6 मेंबर कमेटी है। अब हम समझते हैं बैंक रेट। तो यहाँ से कुछ चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं, फिर आर्टिकल हमारा एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमें समझना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का सीधा सा मतलब है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, जिसके थ्रू आरबीआई समय समय पर जो उसकी रेट है बैंक की, जैसे मैंने कहा 3-4 चीज़ मैं समझता हूँ। पहले पहले मैं समझता हूँ उसका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर, रिवर्स रेपो रेट, और वो रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, ये। और इसके एमएसएफ भी है, मार्जिनल स्टैंडिंग एमएसएफ फैकल्टी, ये। और सारी बैंक रेट भी हैं, ये सारी उसकी रेट है, बैंक रेट। ये आरबीआई के टूल हैं, किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के डिसाइड करने के। तो राइटर ये कह रहा है कि जो आरबीआई की कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, या रिवर्स रेपो रेट है, या रिवर्स रेपो रेट है, या रिवर्स रेपो रेट है, इनमें आरबीआई क्या चेंज लाएगा। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी का इवेल्युएट करता है आफ्टर द एवरी 2 मंथ करता है, 2 मंथ इवेल्युएशन करेगा कि जो रेट है। कैश रिजर्व रेशियो का सीधा सा मतलब समझो कि अगर किसी बैंक के पास, बैंक का मतलब मैं कह रहा हूं एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, आरबीआई में सिर्फ अकाउंट किन लोगों का होता है। आरबीआई में सिर्फ अकाउंट होता है एक कॉमर्शियल बैंक का, जैसे एसबीआई होगा, एचडीएफसी हो गया, या फिर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये 2 लोगों का अकाउंट होता है, या फिर खूब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इन लोगों का सीधे सा अकाउंट यहाँ से है। तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक कुछ उधार ले रही हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ ये बैंक रेट है इनकी, ये समथिंग रेट है, उस पर उधार ले रही। अब समझो कैसे, कि सपोज दैट किसी बैंक के पास 100 रुपये है, कोई भी मान लीजिए एसबीआई बैंक। तो उसने कहा कि आपको इस 100 रुपये में से, अगर आरबीआई कहे कि आपको 100 रुपये, अगर मैं कहूँ 100 नहीं मान लूँ, अगर मैं मान लूँ 2000 रुपये है किसी एसबीआई के पास, तो आरबीआई कह रहा है कि आपको इस रुपए में से, 2000 में से 4%
मान लीजिए 4% आपको अपने पास रखना है, या मान लो मैं कहूँ 10% आपको अपने पास रखना है, तो 10% अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 10% का सीधा 200 रुपये आपके पास रखें। अब देखो, अब आरबीआई के एसबीआई के पास रुपए कितना बचा? 1800। अब देखो 1800 रुपये बचा। अब ये कह रही है एसबीआई, वो आरबीआई कि ये जो 200 रुपये है वो आप किसकी फॉर्म में रखोगे? अपने पास 200 रुपये कैश रिजर्व। इसका आप यूज नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ अपने पास रखना है आपको। क्यों रखनी है? कि सिक्योरिटी, हमें जो भी हमारे क्लाइंट है उनकी सिक्योरिटी के लिए रख रही है। अब फिर आरबीआई ने कहा कि ये जो 200 रुपये है, 2000 रुपये का, उल्टा बोल दिया सॉरी, ये जो सीआरआर है जो आरबीआई के पास रखा जाता है, आरबीआई के पास 200 रुपये, ये सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है, न कि उसी बैंक के पास रखा जाता है। अब आरबीआई ने कहा कि इनके जो मेरा 2000 रुपये था किसी बैंक के पास, उस बैंक का 2000 का उसने कहा कि आपको इसका 20%, मान लीजिए 20% अपने पास रखना है। तो 20% एसएलआर रखा जाता है। अगर 400 रुपये तो अपने पास खुद रखेगी ये सारी, और इस पे उधार देती है। उधार का मतलब आरबीआई किसी भी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा उधार दे रही है, उसको मैं बोल रहा हूँ रिवर्स रेपो। और आरबीआई किसी से ले रही है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोल रहा हूँ। जिस पे वो आरबीआई दे रही है उसको बोल रहा हूँ रेपो रेट, और जिस पे ले रही है उसको बोल रहा हूँ रिवर्स रेपो रेट। ये चार चीजें फिलहाल समझो। बैंक रेट अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने भी क्रिएट कर दिया इसमें ज़्यादा समझा के। सीआरआर का मतलब सीधा सा मतलब हुआ सीआरआर का कि जो भी अमाउंट ऑफ मनी है किसी भी बैंक के पास, उसमें से सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी वो आरबीआई अपने पास रखने के लिए बोलती है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, उसे बोलते हैं सीआरआर। और एसएलआर का सीधा सा मतलब है कि कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई कहेगी आप अपने ही पास रखो, अपने लॉकर में रखो। कुछ गोल्ड की फॉर्म में रखेगी, कुछ कैश की फॉर्म में रखेगी, उसका एसएलआर बोलूंगा। अगर किसी बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए छोटे से समय के लिए, तो आरबीआई जिस पे उधार देता है उसे इंटरेस्ट रेट को उसके बोलता हूँ रेपो रेट। और अगर आरबीआई मार्केट से पैसा निकालेगी, दूसरे शब्द में आरबीआई एसबीआई से लोन ले रही है, तो उसे बोलूंगा रिवर्स रेपो रेट। ये टूल है आरबीआई के, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे टूल हैं। अब देखो, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन से, अगर मार्केट में मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब ये हुआ, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब हुआ आर्टिकल मेरे कम बन रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसका सीधा सा मतलब, डिमांड अगर ज़्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, इसलिए डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। और जिसके पास पैसा मार्केट में ज़्यादा होगा तभी डिमांड ज़्यादा होगी, पैसे नहीं तो पैसे ज़्यादा है, सीधी सी बात, सप्लाई कम है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर आरबीआई के जो सीआरआर है, एसएलआर है, या रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इतना आप फिलहाल चार समझो, ये रेट है। तो आरबीआई ने अगर यहाँ से सीआरआर कम कर रखा होगा, तो इसका मतलब अगर सीआरआर कम है तो जो बैंक आरबीआई के पास पहले 200 रुपये रख रही थी, अब उसे 100 ही रुपये रखने पड़ रहे हैं। इसका मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ दे रही है? यहाँ से मार्केट में। अब जो अपने पास रख रही थी 400 रुपये, 400 में अगर उसे 300 ही रखने पड़ रहे हैं, तो 100 रुपये यहाँ से निकल के कहाँ चले गए? मार्केट में। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि अगर आरबीआई ये जो अपनी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, और जितनी रेट है, अगर इनको घटा लेती है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाता है, और अगर इनको बढ़ा देती है तो मार्केट में पैसा कम जाता है। तो अगर आरबीआई ने ये रेट घटा दी तो इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि क्योंकि पैसा ज़्यादा जाएगा तो पैसा ज़्यादा जाएगा, डिमांड आएगी, प्रोडक्ट्स लिमिटेड बन रहे हैं, सीधी बात। अगर आरबीआई क्या है कि सीधी सी बात है कि अपनी जो रेट है उसको घटा देती है, तो सीधी सी बात है घटाने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा। मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा जाएगा तो जाहिर सी बात है पैसा ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है। अगर आरबीआई क्या है बढ़ा देती है अपनी सारी रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, और क्या नाम है स्टेटरी लिक्विडिटी रेट, सीआरआर, ये बढ़ा देती है, तो जाहिर सी बात है अपने पास कुछ पैसा रख लेगी कुछ बैंक के पास, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो ये सीधा सा राइटर कहने की बात यही कर रहा है कि आरबीआई अगर
तीन काम कर सकती है। क्या? आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में तीन काम करेगी। पहला क्या करेगी कि जो उसकी रेट्स हैं CRR, SLR और RR और RRR, इनको या तो वो बढ़ा दे, ठीक। नंबर 2 क्या करेगी, इनको फिर घटा देगी, CRR, SLR और RR। ये बहुत ज़्यादा MSFB, लेकिन 3-4 इनको अगर घटा भी सकती है। और एक है कि इनको न्यूट्रल रखे, CRR, SLR, RR और RRR, इनको वो क्या करे, न घटाए न बढ़ाए, बिल्कुल सेम रखे, इज इक्वल टू रखे। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर आरबीआई यहाँ से रेट बढ़ा रही है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो पैसे जा रहे हैं, मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन पे चेक लगेगा। इन्फ्लेशन का मतलब डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन अगर कम कर रही है तो जाहिर सी बात है मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मनी सप्लाई यहाँ पे कम हो रही है तो मनी यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे एकदम फ्लक्चुएट, यहाँ पे सीधा सा देखें, यहाँ पे सीधा सा जैसा पहले था वही है। तो वही आर्टिकल में यही सारी चीज़ें समझाई गई हैं, एक एक करके हम देखते हैं। वही कह रहा है कि आरबीआई क्या करेगी, कट द हाइक होल्ड हाउ आरबीआई डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आरबीआई डिसाइड करेगी, तो वह इस यहाँ से यहाँ तक उसने कहा कि हर 2 महीने बाद आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी होती है, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर हेड होते हैं, वो डिसाइड करते हैं तो रेपो रेट में क्या चेंज लाएगी, कमिंग डाउन, और रिटेल इन्फ्लेशन कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसने ये कहा है कि जो हमारी पहले क्या है कि हमें अपना रेट क्या रखना है इन्फ्लेशन का, हमें अपना रेट रखना है 2 से 4 स्लॉट में, मतलब मार्केट में थोड़ा सा तो इन्फ्लेशन हमेशा रहना चाहिए, 2 से 4 के बीच में रहना चाहिए स्लॉट में। यही सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं। तो हम अब देखते हैं, पहले ही आर्टिकल है हमारा, पीएम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई डिसाइड टू कट हाइक द होल्डिंग इंटरेस्ट रेट। हाइक करेगी या होल्ड करेगी इंटरेस्ट रेट को, या कट करेगी। वही कह रहा है राइटर कि आरबीआई कैसे डिसाइड करेगी, या तो कम कर सकती है कट का, जो हमने समझा, या हाइक करेगी, या होल्ड जैसा है वैसा ही रखेगी। तो वही है कि आरबीआई इज एक्सपेक्ट टू मेंटेन स्टेटस को ऑन द पॉलिसी रेपो रेट। आरबीआई की जो रेपो रेट है, रेपो रेट का सीधा सा मतलब वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को उधार दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको वो मैं बोल रहा हूँ रेपो रेट। उसको आरबीआई क्या है कि समान रखने, स्टेटस को समान रख रही है। द डिसीजन इन टेकन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया क्या, समझने के बाद कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है और ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि जो हमारी रेपो रेट है उसको सेम जैसा था वैसा ही रखा जाए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल यही है। अब आगे हम समझते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है। की हाईलाइट, आरबीआई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसीज के क्या होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे, पहला। और फिर कह रहा था कि जो हमारा टारगेट इन्फ्लेशन का रेट है, वो मैंने कहा टारगेट इन्फ्लेशन का स्लॉट मेरा क्या है कि 4%, इन्फ्लेशन एट द 4% टॉलरेट बैंड विथ 2 से 4, 6 कर दिया इसमें, 2 से 6 के बीच में या 2 से 4 के बीच में मेरा इन्फ्लेशन रहना चाहिए। सीधी सी बात यही है कि टारगेट रिटेल इन्फ्लेशन इतना ही रहना चाहिए। आरबीआई का पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि प्राइस की स्टेबिलिटी बने रहे। इसका मतलब है आरबीआई कह रही है कि इन्फ्लेशन मार्केट में ना हो, इन्फ्लेशन मार्केट में ना हो, और ग्रोथ हमारी क्या है, ग्रोथ हमारी सस्टेनेबल बनी रहे, ग्रोथ हमारी सस्टेनेबल बनी रहे। और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट हमारा सीधा सा 4 से 6 की रेंज में बना रहे। द टारगेट रिटेल इन्फ्लेशन एट 4% विद टॉलरेट बैंड 2 से 6 के % में बना रहा है। ये सारा आरबीआई का प्राइमरी पहला ऑब्जेक्टिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते वक्त। फिर कह रहा है करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, वो कह रहा है कि वो 4% से ज़्यादा है सीपीआई, कंज्यूमर पर रिटेल
इन्फ्लेशन का मतलब जो डे टू डे में हम चीज़ खरीदते हैं रिटेल में, डे टू डे में जो हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें खरीदते हैं उन पर जो इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे नापा जाता है, जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि जो हम डे टू डे में खरीदते हैं उनको रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई पे, और जो हम होलसेल में खरीदते हैं उनको एमपीआई पे डब्ल्यूपीआई पे नापते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन अभी क्या है, मूविंग अबव 4% से ज़्यादा है करंट सिचुएशन। फिर रेपो रेट क्या है, ग्लोबली रेपो रेट क्या है कि लास्ट ईयर में कम कर रही हैं बैंकें। सिंस द इफेक्ट ऑफ रेट कट टेक टाइम आरबीआई में प्रीफर टू वेट एंड असेस। तो आरबीआई का करंट सिचुएशन यही है एज पर द मॉनेटरी कमेटी कि लास्ट ईयर में क्या देखा गया कि जो रेपो रेट है वो हमने हैज़ बीन रिड्यूस ग्रेजुअली ओवर द लास्ट ईयर हमने की, लेकिन जो इफेक्ट पड़ रहा है किसकी, आरबीआई पे, जो हमारी सीधा सा सिंस द इफेक्ट ऑफ रेट कट टेक्स टाइम आरबीआई सीधा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन में देख रही है कि ग्लोबल मार्केट और हमारी डोमेस्टिक मार्केट कैसे चल रही है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। की हाईलाइट क्या, मेजर फैक्टर कंसीडर्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है या सीधा मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका मेजर फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने कहा इन्फ्लेशन। कैसे इन्फ्लेशन, कि मार्केट में मुद्रा इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सा कि लोगों के पास डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है। तो आरबीआई अगर लग रहा है उससे डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या करेगी कि वो अपनी क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, उनको बढ़ा देगी। तो यहाँ से कंट्रोल कर लेगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को देखते कैसी है, सीपीआई ट्रेंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई की जो ट्रेंड है कंज्यूमर की प्राइस की इंडेक्स से देखिए कि सप्लाई और डिमांड में कितना फर्क है। फिर फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन देखेगी। फूड इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि फूड पे इन्फ्लेशन, डे टू डे में फूड पे इन्फ्लेशन कितना है, कि आज किसी फूड की वैल्यू 5 रुपए, कल 10 रुपए, इसका मतलब। और फिर आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सा कि जो वॉलेटाइल होते हैं, जैसे टोटल इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए, कोर इन्फ्लेशन का ऐसे समझो, कोर इन्फ्लेशन का मतलब, कोर इन्फ्लेशन का मतलब जो मेन इन्फ्लेशन है, कि अगर जो मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में से जो मैं डे टू डे के इन्फ्लेशन हटा दूं, डे टू डे लाइफ में जो भी आर्टिकल है वो चेंज होता है, जैसे पेट्रोल, फूड इन्फ्लेशन, फूड के प्रोडक्ट, इनका इन्फ्लेशन हटा दूं तब मेरा निकलता है कोर इन्फ्लेशन। सीधी सी बात, कोर इन्फ्लेशन का मतलब अगर फूड की रेट डेली चेंज होती है, अगर एक दिन बारिश हो गई तो वहाँ से मार्केट में अगर सब्जी नहीं पहुँचेगी तो फूड की रेट चेंज हो जाएगी। ऐसे डीजल पेट्रोल की फ्लैक्सिबिलिटी ग्लोबल मार्केट पर रहती है। तो यहाँ से मेरा प्रॉपर इन्फ्लेशन नहीं निकल के आता है। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो मेरा इन्फ्लेशन है उसमें से सीधा जो टोटल इन्फ्लेशन है उसमें से जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट है मेरे, जिनकी रेट कभी भी चेंज हो सकती है, उनको हटा दूं। जैसे मैंने कहा फूड आर्टिकल उठा दूं, डीजल पेट्रोल से रिलेटेड उठा दूं, माइनस करने के बाद जो इन्फ्लेशन निकलेगा उसको मैं बोल रहा हूँ कोर इन्फ्लेशन। तो आरबीआई इन्फ्लेशन डिसाइड करती है किससे, कोर इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में 4 से 6 का हमने जो स्लॉट बनाया है उसका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। क्या करेगी वो, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी आरबीआई इन सारी चीज़ों से। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पहला इन्फ्लेशन देखेगी, फिर बोलेगी हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, हमारी जो आर्थिक वृद्धि है वो कैसे चल रही है। तो पहले सीधा सा मतलब हुआ जीडीपी की ग्रोथ दे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी कितने ग्रोथ कर रहे हैं। आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की देखेगी कि हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है, कंजप्शन कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखेगी। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कितना हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हम दे पाने को, उस हिसाब से सीधा है कि ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, कंजप्शन, ये आरबीआई कैलकुलेट करेगी। उसके बाद अपनी जो भी रेट है किसकी, बैंक की, सीआरआर, एसएलआर, ट्रिपल आर, आरआर, उनमें चेंजेस लाएगी। वही है। फिर ग्लोबल फैक्टर,
ग्लोबल फैक्टर का मतलब अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस कर रही है या मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी बदलाव कर रही है तो वो ग्लोबल फैक्टर देगी। जैसे क्रूड ऑयल मार्केट में क्या रेट है, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसी क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट, डिप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, डॉलर के रेस्पेक्ट में रुपये की वैल्यू क्या है, ग्लोबल फैक्टर देखेगी। तब आरबीआई सीधा सा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस करेगी। फिर उसके बाद आता मानसून एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मानसून बहुत कुछ डिसाइड करता है इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। तो अगर मानसून ठीक ठाक है और एग्रीकल्चर सरप्लस है तो आरबीआई क्या अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। तो रेनफॉल में, फूड प्रोडक्शन, सप्लाई साइड, इन्फ्लेशन, इन सारी चीज़ों में मैंने कहा कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी, फ्लड वगैरह आ गया तो जाहिर सी बात है फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो सप्लाई साइड भी देखती है। तो ये सारे मानसून, एग्रीकल्चर भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क। जियोपॉलिटिकल रिस्क का सीधा सा मतलब ईरान यूएसए का बार हो गया, इसराइल का बार हो गया, या मान लीजिए इससे पहले हमारा रशिया यूक्रेन का बार हुआ। ये सारी कम्युनिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, जैसे हमारा पेट्रोल डीजल सीएनजी का, ये सारी चीज़ें। फिर अदर फैक्टर में यूएस फेडरल बैंक, यूरोपियन बैंक, अदर बैंक है उनका भी देखा जाता है। तो अगर आता है कि आरबीआई पीटी में अगर क्वेश्चन आए कि आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कौन कौन से फैक्टर अपने कंसर्न में लाती है, तो हम पहला देखेंगे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल डेमो, मानसून कंडीशन, जियोपॉलिटिकल और फैक्टर फेडरल बैंक। तो जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी फैक्टर हैं वो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान में लाती, ये सारी चीज़ हैं। फिर आर्टिकल में क्या गया कि आरबीआई में कीप रेट अनचेंज। आरबीआई अपनी रेट को बदल क्यों नहीं रही है, अनचेंज क्यों रख सकती है। तो इन्फ्लेशन ओनली स्लाइटली अबव टारगेट। हमारा इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल है, सीधी सी कहूँ 4 to 6 की स्लॉट में है, तो विद इन द टारगेट में ही हमारा। तो यहाँ से हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आरबीआई का सबसे बड़ा टूल है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, रेट में सीआरआर, एसएलआर, ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल हैं वो सारे चेंज कर देती है। इन्फ्लेशन जब भी उसे लगेगा कम है, ज़्यादा है, तब। तो यहाँ पहला ये कि हमारा इन्फ्लेशन विद इन द कंट्रोल है, दैट्स वाई आरबीआई स्टेटस को मेंटेन कर रही है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। फिर कह रहा है प्रीवियस रेपो कट आर येट टू बी फुली इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। जो पहले रेपो कट की, रेपो का मतलब, रेपो रेट का मतलब सीधा सा हुआ कि आरबीआई रेपो रेट के द्वारा आरबीआई बोरो दे रही है, किसको उधार दे रही है, कॉमर्शियल बैंक को। तो पहले आरबीआई ने क्या है, रेपो कट कर दिए, कट का मतलब कम कर दी होंगी, जाहिर सी बात है। तो उनका भी इम्पैक्ट है किस पे, इकोनॉमी पे। तो अब कोई भी रेपो रेट कट करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है ग्लोबल अनसर्टेनिटी रिमेन हाई। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा हाई है, किसकी वजह से, ईरान, यूएसए बार की वजह से, हॉर्मुज स्टेट की वजह से, और नया और आ गया हमारा रेड सी वाला भी अब फैक्टर काम कर रहा है, ये सारी। और ग्रोथ इंडिकेटर आर मिक्स्ड, ग्रोथ के जो इंडिकेटर हैं वो हमारे मिक्स हैं। ये भी सारी चीज़ें हमारी क्या है कि उसकी वजह से आरबीआई उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाना चाहती एज पर द राइटर। अब हम समझते हैं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी कमेटी क्या होती है, नॉट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बनी, और जिसको अमेंड किया 2016 में, जो हमारा निकल के आया कि जी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो हेड होता है दैट इज गवर्नर ऑफ द आरबीआई, नॉट। तो कंपोजिशन 6 मेंबर है, आरबीआई गवर्नर इसका हेड है, डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे मेंबर होते हैं उसमें। इसमें अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है। ये सारी है कि एटलीस्ट 4 मीटिंग एवरी ईयर होंगी। तो 4 का मतलब बार बाई 4 एवरी 3 मंथ पे होगी। और वोटिंग का ये सारी चीज़ें हैं, कास्टिंग वोट गवर्नर के पास होता है। ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में दी गई हैं। चैलेंज बिफोर द आरबीआई, आरबीआई के पास चैलेंजेस क्या है कि पहला इन्फ्लेशन और ग्रोथ को दोनों को बैलेंसिंग करना सबसे बड़ी बात है। कि अगर हमारी मान लीजिए कि ये ग्रोथ अगर हमारी ऐसे चल रही है,
अगर ग्रोथ ऊपर की तरफ हमारी चल रही है और दूसरी तरफ क्या है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ रहा है, तो आरबीआई को दोनों को, ग्रोथ को और इन्फ्लेशन मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है कि अगर ग्रोथ का मतलब सीधा सा लोगों के पास पैसा जा रहा है, अगर लोगों के पास पैसा जाएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या है कि वो लोग क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हैं वो लिमिटेड हमारे पास हैं। लिमिटेड का मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास लिमिटेड है, तो डिमांड एंड सप्लाई में जब गैप होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब जो प्रोडक्ट 10 रुपये का अभी आ रहा था, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वो 15 का बेचना लगेगा। तो यहाँ से देखा गया इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ऐसा नहीं है कि ग्रोथ, इन्फ्लेशन बढ़ा तो ग्रोथ भी बढ़ रही है, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो ये ग्रोथ हमारी नीचे दिखेगी। वही कह रहा है कि बैलेंस करना हमें ग्रोथ और किसको, इन्फ्लेशन को। तो ये सबसे बड़ा आरबीआई के पास चैलेंजेस है कि अगर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में को उसकी रिवर्स रेपो रेट में या रिवर्स रेपो रेट में या सीआरआर में या मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल हैं उनमें कोई भी चेंजेस लाती है तो उसको ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे भी देखना पड़ेगा। पहला तो चैलेंजेस सबसे बड़ा यही है। फिर कह रहा है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ड्यू टू क्रूड ऑयल। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि अगर जो आज हम जो 1 लीटर या कहूँ 1 लीटर ऑयल हम खरीद रहे हैं 10 रुपये का, अब क्या हुआ कि किसी तरह से हॉर्मुज में प्रॉब्लम हुई, हॉर्मुज में कोई प्रॉब्लम हुई, रेड सी में भी प्रॉब्लम आ गई, रेड सी में प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब हमारे लाने का खर्चा बढ़ा, तो ये खर्चा मेरा 12 रुपये भी हो सकता है और इंडिया में आके ये पूरा हुआ मेरा 15 रुपये का। तो ये जो 5 रुपये मेरे ऊपर बर्डन पड़ा ग्राहक के ऊपर, इसी को इससे बोल रहा है क्या, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। किसकी वजह से आ रहा है, वो टर्मोइल है कहीं पे भी, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, ईरान यूएसए के बार की वजह से भी हो सकता है, या हौती ने रेड सी पे अटैक कर दिया उसकी वजह से भी होता है। तो ये तो चीज़ इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन इंडिया के कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है इंडिया के लिए कि यहाँ से भी इंडिया को जो अपनी आरबीआई की पॉलिसी डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है इंडिया के पास। फिर कह रहा है कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड फूड इन्फ्लेशन। क्लाइमेट इंड्यूस्ड फूड इन्फ्लेशन का ऐसे समझो कि अगर एल निनो ईयर है तो जाहिर सी बात है एल निनो ईयर होगा तो मानसून पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी भारत की कम होगी। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होने से क्या होगा कि जो हमारे व्हीट है, राइस है, उसकी क्या डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनका पैसा भी बढ़ेगा। तो ये जो पैसा बढ़ेगा उसी को बोलते हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड फूड इन्फ्लेशन, कि क्लाइमेट ने ट्रिगर किया किसको, इन्फ्लेशन को। कैसे ट्रिगर किया, या तो एकदम से फ्लड आ गया, जैसे आसाम में फ्लड आ गया, पिछली बार पंजाब में फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से हमारी बहुत सारी फर्टाइल लैंड खत्म हो गई, हमारी बहुत सारी क्रॉप खत्म हो गई। तो उसकी वजह से क्या है कि क्रॉप खत्म होने की वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी कम होगा तो क्लाइमेट के फूड इन्फ्लेशन आएगा। फूड इन्फ्लेशन में डिमांड ऑफ द फूड बढ़ेगी, डिमांड ऑफ द फूड बढ़ेगी तो मार्केट में जो भी फूड की वैल्यूज हैं उनमें बदलाव आएगा, वही है क्लाइमेट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट का मतलब डॉलर रुपी का जो एक्सचेंज रेट है, डॉलर रुपी का जो एक्सचेंज रेट है, इनका भी एक वॉलेटिलिटी, ये भी एक फिक्स नहीं है। और फिर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी फेडरल बैंक अपने हिसाब से कर रही है और बैंक अपने हिसाब से कर रही है। ये सारी चीज़ें हैं। आरबीआई के पास सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है। इनमें से देखो, बैलेंसिंग इन्फ्लेशन ग्रोथ तो खुद कंट्रोल कर लेगी, क्लाइमेट इंड्यूस्ड भी मान लीजिए कहीं ना कंट्रोल कर लेगी, ये नेचुरल है, लेकिन ये वाला और ये वाला ग्लोबल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। फिर कह रहा है वे फॉरवर्ड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, कि आरबीआई को बेटर कैसे करना है, आरबीआई बेटर कैसे कर सकता है। जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग सप्लाई चेन, कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सप्लाई चेन को अफेक्ट करने, उनको कम से कम करो, मिनिमाइज करो। कैसे करो, नेगोशिएशन करके बहुत सारे,
और डाटा ड्राइवन मॉनेटरी पॉलिसी हमारी होना चाहिए। बेटर इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, हमें इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग पहले से बेटर कर देनी चाहिए, 4 से 6% की स्लॉट में ही रखना चाहिए। और सप्लाई चेन हमें बढ़ा देनी, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को बेटर करो जिसके हमारा क्रूड ऑयल के प्राइस ना बढ़े। फूड सप्लाई चेन को बढ़ाओ। और क्या है, कोऑर्डिनेशन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब समझो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सीधा सा है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में। फिस्कल पॉलिसी को जारी कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी को जारी करता है गवर्नमेंट, या कहूँ सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री। मॉनेटरी पॉलिसी को जारी कौन करता है? वो हमारा कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बोथ आर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। कैसे करती है कि यहाँ से टैक्सेस का कट मिलता है और यहाँ से रेट का कट मिलता है। जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन का जीएसटी, वो यहाँ से आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या डिसाइड हो रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी से सीधा सा मिरर रहा है बैंक की रेट। तो इनमें भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए और स्टेबिलिटी सपोर्टिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। अब ये नाटो वाला आर्टिकल एक बार देखो, सेकंड आर्टिकल है हमारा नेटो से रिलेटेड। ये वाला आर्टिकल देखो, ये कह रहा है कि राइटर का कहना का मतलब ये है, राइटर कहते हैं नेटो एंटर इनटू द स्ट्रेटेजिक इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेटो का जो इरा है, नेटो 1949 में बना, उसके बाद 4 फेज में नेटो के मेंबरशिप बढ़ते गए और जो इनिशियली इसमें 12 मेंबर थे वो अभी अप्रोक्स 33 प्लस मेंबर हो गए। तो वही कह रहा है राइटर कि ये ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है, जिसका नेटो में आर्टिकल 5 क्या कहता है? क्या कहता है ये आर्टिकल 5? ये कहता है नेटो इज कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता था। अब ये चेंज हो गया किस पे? एग्रेसिव नेचर ऑफ नेटो। वही ये कह रहा है कि नेटो का जो नेचर है दिनों दिन चेंज होता चला रहा है, उसका एग्रेसिव नेचर निकल के आ रहा है। वही राइटर कह रहा है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्ट्रेटेजिक होते चला जा रहा है, कि हर कंट्रीज को अपना मेंबर बनाते जा रहा है। मेंबर बनाते के बाद एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस सेक्टर, जैसे इसने बोला एआई में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है नेटो, डिफेंस सेक्टर में इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और इसका टारगेट है कि हम 2035 तक डिफेंस सेक्टर को बहुत बेटर करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटजिक इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। स्ट्रेटजिक इरा का मतलब टॉकिंग अबाउट द डिफेंस सेक्टर ऑफ द नेटो, डिफेंस सेक्टर। वही आर्टिकल में सारी चीजें हम समझते हैं एक एक करके कि नेटो कैसे डिफेंस सेक्टर में लीड कर रहा है, वही सारी चीजें हैं। तो नेटो एंटर न्यू स्ट्रेटजिक इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे स्ट्रेटजिक इरा का मतलब डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है ये। तो वही नेटो एडिटोरियल में डिस्कस कर रहा है कि रूस यूक्रेन वार के बाद इसका ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ है, सिक्योरिटी डिलेमा चेंज हुआ है और डिफेंस स्पेंडिंग इसकी बढ़ती गई है। और इसका क्या है, यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ इसकी मेंबरशिप भी बढ़ती गई है। तो इसका जो फेज चेंज दिखने को मिल रहा है नेटो का, वो चेंज होता है कैसे? डिफेंस सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीज इसके मेंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वही है, किसके बाद ये हो रहा है? ये ग्लोबल चेंज हुआ आफ्टर द यूक्रेन रसा वार। वही राइटर ये कह रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। तो पहले नेटो स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि प्राइमरली क्राइसिस मैनेजमेंट अलायंस से लेके कलेक्टिव डिफेंस अलायंस बनाइए। प्राइमरली इनका ये था कि किसी भी कंट्रीज़ की कोई प्रॉब्लम है उसको हम कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे। फिर ये डिफेंस पे आ गया, सीधा सा मतलब कि ये डिफेंस का अलायंसेस जो करेंटली दिखता है कि हम एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ को अपने जो इक्विपमेंट है या कोई डिफेंस इक्विपमेंट है वो देता है। और सीधा सा एक कंट्री पे अगर कोई कंट्री अटैक करता है तो एज पर द नेटो आर्टिकल 5 वो सभी कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। तो इसका सीधा एक कलेक्टिव डिफेंस पे भी फोकस कर रहा है। फिर कह रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसने नाटो को इन्फोर्स किया आफ्टर ईयर सर्टेनिटी, आफ्टर द ईयर, किसकी तरफ? कलेक्टिव डिफेंस और इंक्रीजिंग द मेंबरशिप। और जो मेंबर कंट्रीज हैं नाटो के, उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और डिटरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्या करके वो डिटरेंस बढ़ा रहे हैं? हमारा सीधा डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करके
डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करके। ये सारी चीज़ें नेटो में देखने को मिल रही है। इंक्रीज डिफेंस सेक्टर कैसे हुआ नेटो का? सीधा सा मतलब ये कि सिग्निफिकेंट की डिफेंस एक्सपेंडिचर में उन्होंने विद एडवांस कैसे का वेपन्स, एडवांस वेपन्स टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिफेंस इंडस्ट्री इनमें। तो सीधी सी बात है, अगर कोई कंट्रीज थोड़ी देर के लिए मान लो नाटो एक कंट्रीज है, 13 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है 33 कंट्रीज का, वो अगर डिफेंस पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है या डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, तो ये से बात है वो डिटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसका, डिटरेंस का मतलब दूसरे कंट्री उससे डर के रहेंगे, इस पर फोकस कर रहा है। सीधा सा यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि इफ अ कंट्री इंक्रीजिंग द डिफेंस एक्सपेंडिचर, इट मीन्स उसका जो डिटरेंस थ्योरी है वो बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो उससे डरेंगे। वही है कि एडवांस वेपन पे खर्च करेगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पे सारा खर्च करेगा। तो ये सारे लॉ डिटरेंस पे दिखते हैं। की हाईलाइटेड क्या है? शिफ्ट फ्रॉम यूरोपियन सिक्योरिटी। यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जैसे फिनलैंड भी जुड़ गया, बहुत सारे कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज जुड़ रहे हैं। तो इसकी क्या है कि यूरोपियन कंट्री डिपेंडेंस कम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट फॉर सिक्योरिटी। यूरोपियन कंट्रीज आर रिड्यूसिंग डिपेंडेंस और यूनाइटेड स्टेट फॉर सिक्योरिटी। यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी से क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट दैट इज यूएसए पर जो यूरोपियन कंट्रीज की जो सिक्योरिटी थी वो कम करने की वजह से वो क्या है, ग्रेटर एम्फेसाइज बीइंग प्लेस्ड ऑन, ग्रेटर एम्फेसाइज किस पे दे, इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्गर यूरोपियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ये सारी चीज़ें शिफ्ट इन यूरोपियन सिक्योरिटी। यूरोपियन सिक्योरिटीज पे सीधा सा शिफ्ट हो रही है। जो मेंबर नाटो के वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें यूएसए का एलाई है, हालांकि हम नेटो में, लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे और यूरोपियन कंट्रीज मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी बढ़ाएंगे। ये सारे क्या हैं कि चेंजेस हैं किसमें, नेटो में। फिर रसिया का या रूस का, फिर कह रहे हैं रसिया एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी चैलेंज। रसिया सबसे बड़ा चैलेंजेस है, क्यों? यूक्रेन और रशिया के वार के बाद से कह रहा है कि नाटो ने जो आइडेंटिफाई किया, रशिया इज द मोस्ट इमीडिएट कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट टू यूरोप। नेटो का कहना है कि रशिया है, रूसो है, वो सबसे बड़ा किसका है? नेटो का कहना है रशिया किसका है? यूरोपियन कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट निकल के आ रहा है। तो वही है, रशिया इज प्राइमरली सिक्योरिटी चैलेंज फॉर द नेटो। तो उसकी वजह से भी क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है टुवर्ड द डिफेंस सेक्टर। और फिर कह रहा है ईस्टर्न यूरोप मेंबर डिमांडेड स्ट्रॉन्गर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये सारी कि परमानेंट डिटरेंस, कि जो ईस्टर्न यूरोप के मेंबर हैं, स्पेशली जो रशिया के पास या बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको सबसे बड़ा खतरा है। तो वो डिमांड कर रहे हैं अपनी स्ट्रॉन्गर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ऑफ नेटो। ये सारे चेंजेस आ रहे हैं रूस और यूक्रेन के वार की वजह से। नेटो का जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें इमर्जिंग ग्लोबल डायमेंशन भी है। नेटो एक्सपेंडिंग फोकस बियॉन्ड यूरोप एंड नेटो, जैसे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में जैसे नेटो के मेंबर है, साइबर थ्रेट, स्पेस सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इन हाइब्रिड वारफेयर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, ये सारी इनकी वजह से भी नेटो क्या है, अपना आउट ऑफ अपने एम्बिट से चल रहा है, सीधा ग्लोबल डायमेंशन पे भी फोकस कर रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर क्या इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन क्या है? इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन ये है कि इंडिया अगर पॉजिटिव देखे तो इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हैं, जैसे नाटो ट्रांसफॉर्म प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया, कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए है, कि इंडिया क्या है कि नेटो कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक डिफेंस पार्टनरशिप कर सकता है, या कहूँ डिफेंस एक्सरसाइज भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी इंडिया और नेटो कंट्रीज़ कर सकते हैं, जो भी नेटोज कंट्री है 33 उनके साथ, और डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सीधा सा मतलब है कि इंडिया अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उनको नेटो कंट्रीज़ में सीधा, इससे पहले हमने जो आर्टिकल किया, नेटो कंट्रीज़ हैं उनका क्या है ना, डिटरेंस बढ़ाने के लिए डिफेंस वेपन का क्या खरीदेंगे, तो इंडिया क्या है कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है नेटो कंट्रीज़ में। तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा, और जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द नेटो
कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के साथ कॉपरेशन कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ सकती है इंडिया की रेदर देन ज्वाइनिंग द नेटो। इंडिया नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, ये तो फिक्स है कि इंडिया इज नॉट फेवरिंग एनी ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक को, मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा। ये सारी इंडिया के पास हमारे सीधे कहते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसके। इंडिया के पास इम्प्लीकेशन है कि नेटो को कैसे देखता है। नेटो के बारे में देखो, नेटो का मतलब सीधा है कि एक मिलिट्री डिफेंस अलायंस है। 1949 में बना आफ्टर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोल्ड वार। 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इनिशियली इसमें 12 मेंबर थे, अभी 33 मेंबर है। 32 लिखे हैं यहाँ पे, 33 मेंबर है। ये सारी याद है। इसका हेडक्वार्टर ब्रिस्ले बेल्जियम में है। ये सारी चीज़ें आपको नेटो के बारे में रखनी है याद। अब कहते हैं नेटो की प्रोविजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नेटो के कुछ प्रोविजन है। पहला आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है कि आर्टिकल 5 ये है कि अगर किसी कंट्री पे अटैक किया तो वो सारे कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। पहला ये कलेक्टिव डिफेंस आर्टिकल, आर्टिकल 5, इफ अ कंट्री अटैक ऑन अ सिंगल कंट्री इट मीन्स दैट कंट्री अटैकिंग ऑल द कंट्रीज। एन आर्म अटैक अगेंस्ट वन मेंबर इज कंसिडर अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज। ये सारा है आर्टिकल 5। फिर कह रहा है आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 कह रहा है अलाउ मेंबर स्टेट टू रिक्वेस्ट कंसल्टेशन व्हेनेवर दे सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और थ्रेटन। अगर उनकी कोई भी सिक्योरिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर थ्रेटन होता है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं नेटो मेंबर के साथ बैठकर। ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव नेटो का क्या है मेन? कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी, अटलांटिक रीजन। ये सारे नेटो के ऑब्जेक्टिव हैं। चैलेंजेस भी ये है कि नेटो के पास, नेटो के चैलेंजेस क्या है? नेटो के चैलेंजेस सबसे बड़े ये हैं कि जो 33 कंट्रीज़ हैं वो सारे कंट्रीज जीडीपी और इकोनॉमी वाइज स्ट्रांग नहीं है। वो सारे कंट्री जीडीपी इकोनॉमी वाइज स्ट्रांग नहीं है, तो उनका बर्डन भी आ जाता है अमोंग द मेंबर। सबसे बड़ा एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे मेंबर बर्डन आ जाएगा, इकोनॉमिकल बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन, जो यूएसए एक दो बार बोला भी था, इकोनॉमिक बर्डन। फिर है डिफेंस ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, एक कंट्री की, वन कंट्री की अनदर कंट्रीज पे, वन अदर पे। और फिर है रिस्क, रशिया का एस्केलेशन रिस्क है, और यूरोप की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ट्रांस अटलांटिक यूनिटी में बैलेंसिंग करना भी सबसे बड़ा रिस्क है। और सिक्योरिटी कंसर्न इंडो पैसिफिक विदाउट ओवर एक्सटेंशन। इंडो पैसिफिक में जो सिक्योरिटी कंसर्न है इंडो पैसिफिक में, वो भी वन ऑफ द चैलेंजेस है किसके लिए? नेटो के लिए। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, यही बात वही इम्प्लीकेशन, इसके चैलेंजेस इंडिया को कैसे यूज़ कर सकता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया जो मैंने बताया उसको बेटर करे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को डेवलपमेंट करे उनके साथ, और मैरीटाइम एक्सरसाइज वगैरह कॉपरेशन इंडो पैसिफिक में करे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक्सपेंडिंग द पार्टनरशिप सारे कंट्रीज़ के साथ, नेटो के साथ बढ़ाए। ये इंडिया के सबसे बड़े कंसर्न है। अब ये हमारा आर्टिकल आता है जम्मू कश्मीर का। ये कह रहा है कि हमारा जो 6 अगस्त था 2019, जिसमें हमने क्या किया कि स्किप कर दिया, सीधा सा मतलब है हमने आर्टिकल 370 और 375 का, वो आर्टिकल 370 और 35A हमने क्या किया, हटा दिए कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारे पार्ट 21 में थे। ये सारी चीज़ें अब सीधी सी है कि वहाँ की जो स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रही हैं स्टेट होल्ड का, और वहाँ से कुछ चेंजेस हुए हैं, अटैक भी हुए हैं, जैसे मिलिटेंसी अटैक अभी भी स्टिल हो रहे हैं। और ऑल दो देखा जाए तो वहाँ पर जितने भी टेररिज्म अटैक थे वो कम हो गए आफ्टर 7 ईयर स्किप ऑफ द आर्टिकल 370 ईयर। वही इसको क्या है कि वही 7 साल की स्टडी राइटर ने की, वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने एब्रोगेट किया, हमने आर्टिकल 370 35A को जो हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद वहाँ का जो आतंकवाद हुआ, मिलिटेंसी थी, उसमें क्या चेंजेस आए, पीपल की लाइफ में क्या चेंजेस आए, और 7 ईयर में क्या चेंजेस आए, यही सारी चीज़ है।
आर्टिकल 370 हट गया है, वो पार्ट 21 का में था ये सारी। तो वही है कि वहाँ पे इलेक्शन भी हुए, अकाउंटेबिलिटी थ्रू डेमोक्रेसी, लोकल पंचायत इलेक्शन भी हुए। यही सारी चीज़ें आर्टिकल में मेंशन की गई। एक-एक चीज़ हम समझते हैं इसके बारे में। तो वही है इलूसिव क्वेस्ट ऑफ स्टेटहुड कि आफ्टर द 370 370 35 का ए को हटाने के बाद हमने उसको 2 टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब इनकी डिमांड है स्टेटहुड की। तो स्टेटहुड देने से पहले इस एरिया का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन साथ-साथ का राइटर ने किया। उसने कहा कि हमने जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त को किया, सॉरी नॉट 6 अगस्त, वही है कि डिबेट ओवर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को हमें स्टेटहुड दे देनी चाहिए। वही सीधी सी स्टडी की गई है इस आर्टिकल में। वो कह रहा है कि व्हाइल द इलेक्शन हैव कंडक्टेड फुल स्टेटहुड हैज़ नॉट बीन येट रिस्टोर्ड। इलेक्शन वहाँ पे हुए हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी फुल स्टेटहुड रिस्टोर्ड नहीं हुई है। यही इस आर्टिकल में समझाने की बात कर रहा है। अब एक-एक चीज़ समझते हैं। पहले आर्टिकल 370 समझते हैं एंड आर्टिकल 375 क्या होता है। तो यही है कि 5 अगस्त को हमने क्या किया, 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने या इंडियन पार्लियामेंट ने एब्रोगेट कर दिया, इसके हटा दिया आर्टिकल 370 और इफेक्टिवली हमने आर्टिकल 375 ये हटा दिया जिसमें स्पेशल प्रोविज़न फॉर द जम्मू कश्मीर किए गए थे। ये फिर किया है कि रीऑर्गेनाइजेशन फॉर्मर स्टेट को हमने रीऑर्गेनाइज्ड किया, किसमें, जम्मू कश्मीर को एज ए लेजिस्लेचर, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। दीज आर यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं दोनों। तो जम्मू कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेचर नॉट स्टेट लेजिस्लेचर बनाई गई। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारी पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में और हमारी दिल्ली 3 यूटी हैं जिनमें लेजिस्लेचर है और लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है। गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि बेटर नेशनल इंटीग्रेशन होगा किसके, आर्टिकल 370 को हटाने से और 35 ए को हटाने से, और सिक्योरिटी हमारी इम्प्रूव्ड होगी। ये गवर्नमेंट का शुरुआत में भी कहना था, अभी भी कहना है। वही राइटर इन्हीं को देखकर समझना चाह रहा है कि क्या 7 साल में चेंजेस आए हैं। बेटर नेशनल इंटीग्रिटी, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, फास्टर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे और सेपरेटिज्म और टेररिज्म या मिलिटेंसी थी वो कम होगी या ख़त्म होगी। मिलिटेंसी उस एरिया में कम होगी, या कहते हैं कि उग्रवाद कम होगा। और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न नहीं रहेंगे। तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन या यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी होगा। गवर्नमेंट के ये सारे रीजन थे। गवर्नमेंट का कहना ये था कि बेटर इंटीग्रेशन होगा, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी बढ़ेगी और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लोगों का, और सेपरेटिज्म टेररिज्म भी कर्ब होगा, रुकेगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का कंसर्न था। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370-35, असेंबली इलेक्शन हुए, वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट लीडिंग गवर्नमेंट बनी। पहला तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हुए, पंचायत के इलेक्शन भी हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाए गए और रिस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड रिमेन अ मेजर पॉलिटिकल इशू। लेकिन जो असेंबली में गवर्नमेंट है उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वहाँ पे स्टेटहुड की डिमांड चल रही है रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर। वही है, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एब्रोगेट आर्टिकल 317 की बताई गई। तो वही कहा कि जो हमने जो रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एट द अर्लीस्ट वाइल नॉट प्रिस्क्राइब फिक्स्ड टाइमलाइन, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जल्दी से जल्दी किया जाए स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन इसका कोई भी फिक्स टाइमलाइन जब किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उसने कहा पार्लियामेंट के पास ये सारी पावर है कि वो अपने प्रोविज़न के अनुसार डिसाइड करेगा। वही सारी चीज़ें यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस 368, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा है गवर्नेंस का इशू क्या है इन द जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का मतलब क्या है, हम जो सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो हम गवर्नेंस का इशू, सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की लिमिटेड अथॉरिटी है अंडर द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज अगर कोई होती, चाहे दिल्ली हो, चाहे पुडुचेरी हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, उनके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी होती है, लिमिटेड पावर होती है। सबसे बड़ा गवर्नेंस का इशू है कि वहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट का
इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा विदाउट द कह सकते हैं विदाउट द कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी कोई भी डिसीजन इतनी आसानी से नहीं ले सकती। पहला तो लिमिटेड अथॉरिटी है, दूसरा कि की सब्जेक्ट सच एज पब्लिक ऑर्डर पुलिस रिमेन इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। जो पब्लिक ऑर्डर है की सब्जेक्ट हो गया, जैसे पब्लिक ऑर्डर रिगार्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से रिगार्डिंग, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन चुनता है? वो मेरा प्रेसिडेंट चुनता है विद द किसकी रिकमेंडेशन पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे। तो गवर्नेंस का इशू वहाँ पे ये भी आ रहा है कि सारे डिसीजन मेकिंग पावर रिगार्डिंग द पब्लिक ऑर्डर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी है। और फुल डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रिस्टोरेशन नहीं हो पा रही है। फुल डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रुका रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कि अगर स्टेटहुड नहीं है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें किसकी हैं? ये सारी चीज़ें कंसर्न है रिगार्डिंग द गवर्नेंस इशू इन द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट कम हुए हैं, पहली चीज़। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया। और दूसरा वहाँ पे जो भी पहले इतने बड़े बड़े अटैक होते थे वो भी कम हुआ। आल्दो मिलिटेंसी और छुट्टे पुट्टे अटैक तो अभी भी हो रहे हैं, जैसे पुलवामा हो गया अभी रिसेंटली हुआ, उससे पहले बहुत सारे अटैक हुए, ये सारी चीज़ें। और ये कि इन्वेस्टमेंट टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे कि जिससे क्या है कि वहाँ के लोगों की ग्रोथ बढ़े और जीडीपी में भी थोड़ा, स्टेट की जीडीपी में भी थोड़ा पार्टिसिपेट हो, और सेंट्रल वेलफेयर स्कीम को हम बेटर करें। लेकिन कंसर्न क्या है? एम्प्लॉय जनरेशन का, जम्मू कश्मीर के लोगों का, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, फेडरल बैलेंस और सिविल लिबर्टी के कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में एक सर्टेन लिमिट तक ही पार्टिसिपेशन है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है लोगों का। फेडरल बैलेंस का मतलब सेंटर स्टेट के रिलेशन या यूटी के रिलेशन भी कंसर्न। ये सारी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है। आर्टिकल 370 के बारे में देखो, वो मैंने बताया कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया अंडर द पार्ट ऑफ 21। टेम्पररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन था कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा जम्मू कश्मीर का, स्टेट फ्लैग होगा, ये सारी चीज़ें उसी में एक्सप्लेन की गई हैं। आर्टिकल 35 का एक क्लॉज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर 94 ऑर्डर में दिया गया है। उसमें क्या है कि empower the Jammu Kashmir legislature to define permanent residence और नॉन परमानेंट रेजिडेंस। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर है वो डिफाइन करेगी कि परमानेंट सिटीजन कौन है, किसका जम्मू का रेजिडेंट कौन है और नहीं है। तो उसके डिपेंड आधार पे क्या मिलेगा आपको? एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी ऑनरशिप, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट। सीधी सी मतलब है कि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति है वहाँ का परमानेंट, वही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्लेम कर सकता है और वहाँ पे वही ज़मीन खरीद सकता है। हालांकि ये अब्रोगेट स्किप कर दिया तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 30 अक्टूबर को सीधा सा इफेक्टिव में आया, जिससे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर लद्दाख को ही सीधा स्किप हमने आर्टिकल 370 कर दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें लाई कि हमारी जम्मू कश्मीर को हमने एक यूटी बनाया जिसमें लेजिस्लेचर है, लद्दाख को एक और यूटी बनाया, 2 यूटी बनाई जम्मू कश्मीर टेरिटरी में, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो इसमें सीधा सा एक लेजिस्लेचर है और नीचे वाली में लेजिस्लेचर नहीं है लद्दाख में। आर्टिकल 375 द्वारा रिपीट हो गया, वही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। धन्यवाद।